हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, जो कि कहता था हमारा सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर अब इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आन पड़ी कि भैया कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी का मतलब है कंपनी जो या तो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या किसी और पुराने कंपनीज एक्ट में। बट इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कंपनी आखिर होती क्या है। क्या मैं पार्टनरशिप फर्म को कंपनी कह सकता हूँ? क्या मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी कह सकता हूँ? या मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को कंपनी कह सकता हूँ? या कॉर्पोरेशन भी कंपनी होती है? इसमें काफ़ी एम्बिग्विटी थी। तो उसी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हमने निकाली कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम डिफाइन कर पाए कि एक कंपनी होती क्या है। जैसे मैं कहूँ कि एक हाथी है, तो एक हाथी क्या है? हाथी इज अ मैमल जिसके 4 पैर होंगे, 1 सूंड होगी, 2 बड़े-बड़े दाँत होंगे, पूँछ होगी, बड़े-बड़े कान होंगे। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी कि अगर किसी मैमल में आपको ये चीज़ें दिख रही है और प्लस उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर मैमल और दैट पर्टिकुलर एनिमल इज एन एलिफेंट। सिमिलरली हमने कंपनी को डिफाइन करने के लिए हम रेफर करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन जो कि दी गई थी बाय जस्टिस लैंडले, जो कहते हैं कि कंपनी क्या है। तो वो डिफाइन करते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस। अब इस डेफिनेशन को हम समझना शुरू करते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि कंपनी की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत से अलग-अलग लोग हैं। ये लोग, जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास कुछ पैसे हैं, और हम सब चाहते हैं कि इन पैसों को हम एक बिज़नेस में लगाएँ और उससे कुछ अमाउंट या प्रॉफ़िट ज जनरेट किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये जितने इंडिविजुअल पर्सन हैं, ये सब साथ में आते हैं। जब ये सारे लोग साथ में आते हैं, तो हम उसे एक एसोसिएशन का नाम देते हैं। तो सिंपली कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे लोग साथ में आ गए। अब साथ में अकेले आए हैं क्या? नहीं, ये साथ में लाए हैं पैसा। तो ये जो पैसा है, ये सब सब पैसे जो इंडिविजुअल अमाउंट्स है वो एक बड़े कलेक्टिव पूल में डाल देंगे कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए, किसी और ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने और ने 1 लाख इन्वेस्ट किए। ऐसे कर करके हमने 10 करोड़ का एक पूल बनाया। तो वो जो कॉमन पूल है ऑफ 10 करोड़, उसे हम कॉमन स्टॉक का नाम देते हैं। और ये जितना पैसा कंपनी के पास आया है उस पैसे को हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल का। अब ये जो पैसा है इसका करना क्या है? इसका कुछ ना कुछ तो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हम सब ने जिन लोगों का ये पैसा है, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया होगा कि हमें इस पैसे से आखिर करना क्या है। दैट इट विल बिकम आवर कॉमन पर्पस, कि या तो हम इसे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं या बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, या हम इससे प्रॉफिट्स कमाएंगे या हम चैरिटेबल पर्पस के लिए इसे यूज करेंगे। उसे हम कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी। ये जो कॉमन स्टॉक है इसे हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। ये जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हें हम मेंबर्स कहते हैं। और ये जो पैसा है ये किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होगा। अब ये जो आप पैसा दे रहे हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होगा। वो चीज हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और हम ये तो समझ गए कि ये पैसा यूज करना है ट्रेड एंड बिजनेस के लिए। तो क्या ये प्रॉफिट्स कमाने के लिए यूज हो सकता है? जी हाँ। क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए यूज हो सकता है? क्या हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना सकते हैं? जी हाँ, हम उसे भी बना सकते हैं, उसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सेक्शन 8 कंपनीज, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में ये जो शेयर कैपिटल है, अब क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ कंपनी में, मैं एक मेंबर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे उस कंपनी से कुछ ना कुछ फायदा तो मिले, इस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा तो मुझे वापस मिले। तो उसी हिस्से को कहते हैं हम शेयर। तो शेयर क्या है? अ शेयर इज अ शेयर, यहाँ पे शेयर का मतलब है हिस्सा। अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, इसमें जो मेरा हिस्सा है उसे मैं नाम दूंगा शेयर का।
जो मैंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट जो मुझे शेयर मिला है, उसे मैं शेयर का नाम देता हूँ। अब इस शेयर की क्या खास बात है? पहली चीज़ कि ये ट्रांसफरेबल है, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है, कि जो मेरे हिस्सा है, जो मेरा ओनरशिप राइट है, वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ। जी हाँ। क्या इस ट्रांसफर पे कंपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है? जी हाँ। वो रिस्ट्रिक्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये शेयर मुझे क्यों चाहिए। ये शेयर मुझे दो चीजें दर्शाता है। पहला, कि ये मेरा ओनरशिप है, वो दिखाता है। दूसरा, ये शेयर जो है, ये मुझे दो चीजें देता है। पहला, डिविडेंड, कि ये जो कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इन प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। तो जो प्रॉफिट्स हुए कंपनी के, उसका जो हिस्सा मुझे मिल रहा है, उसे हम नाम देते हैं एज समथिंग दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी कि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। और दूसरा है कि जो कंपनी बनी है, ये कंपनी जब कुछ बिजनेस करेगी तो इसके लिए कुछ डिसीजंस लेने होंगे। तो उन डिसीजंस में मेरे पास वोटिंग पावर रहेगा, कि मैं वोट कर पाऊंगा कि ये चीज होनी है या नहीं होनी है। दैट इज नथिंग बट your voting rights and dividend rights that you get on purchasing a share of a company and becoming a member. अब हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि इसे हमें फर्दर स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, कि एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती है। और एट लास्ट हम समझेंगे एक निमोनिक के थ्रू, जो कि है प्लास्टिक। तो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि मैंने एक कंपनी बनाई है, तो द मोमेंट आपने एक कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इस लेक्चर में मैं हर जगह पे आपको कुछ हिंदी के शब्द बताऊंगा और उनका एक लीगल टर्म जो हम यूज कर रहे हैं। जैसी मैंने कंपनी बनाई, यानी मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो द मोमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। यानी कि द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इट बिकम्स अ पर्सन ऑफ इट्स ओन, कि वो एक अलग एंटिटी बन जाती है। उसके बाद कंपनी बिल्कुल अलग है, जो लोग उसके मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है, वो बिल्कुल अलग है। तो अब ये दो अलग अलग लोग हैं। इसी चीज को समझते हैं एक केस लॉ से, जो कि है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का। तो हुआ क्या, सोलोमन नाम के एक भाई साहब थे। ये बिजनेस करते थे शू मैन्युफैक्चरिंग का, कि ये जूते बनाते थे और जूते बेचते थे। अब इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं क्या करूँ, ये जो सोलोमन है, एक कंपनी बना देता हूँ मैं, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी। तो अब जो जूते मैं बेच रहा था, वो कंपनी बनाएगी और वो कंपनी आगे जूतों को बेच देगी। कंपनी बनाने का फायदा ये है कि पहला, जब कंपनी बनेगी तो मैं और लोगों से पैसे ले पाऊंगा, तो मुझे ग्रोथ और एक्सपेंशन की एवेन्यूज मिलेंगे। दूसरी चीज, कि कंपनी में एक लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी मुझे एक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं सोलोमन भाई साहब ने बनाई एक कंपनी, उसे ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस ऑफ शू मैन्युफैक्चरिंग। अब इस कंपनी ने वो बिजनेस टेक ऑन किया, और धीरे धीरे इस कंपनी को वो बिजनेस घाटे का लगने लगा, और फाइनली ये सिचुएशन आ गई कि कंपनी शट डाउन की जाए। उस समय कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स थे, कुछ लोग थे जिनको कंपनी को पैसा देना था। अब ये लोग आए कंपनी के पास कि भैया हमें पैसा चाहिए, अब कंपनी तो बंद हो रही है, अब हमें अमाउंट रिकवर करना है। बट उस टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, कंपनी के पास उतना पैसा था नहीं कि वो इन लोगों को 100% क्लेम रिफंड कर पाए। उसी के बाद में हम एक और चीज जानते हैं कि जब कोई भी पर्सन कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो बन जाता है मेंबर, और उसके अगेंस्ट उसे कुछ जो ओनरशिप राइट मिलता है, वो मिलता है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो जब सोलोमन ने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी, तब उसे कुछ शेयर्स मिले होंगे। अब इस कंपनी का आप देखें तो वर्चुअली 100% शेयर होल्डिंग जो थी वो सोलोमन के पास थी, कि मेजोरिटी शेयर्स उसी के पास थे, और कुछ लिमिटेड शेयर्स उसके फैमिली मेंबर्स के पास थे। और साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि मैं कंपनी से शेयर तो ले ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कंपनी से कोई डेट इंस्ट्रूमेंट भी ले रहा हूँ। यानी कि मैंने जो अपना बिजनेस है, वो कंपनी को बेचा है, उस बेचने के अगेंस्ट मुझे कुछ पैसा मिलना था, वो पैसा मैंने कंपनी से लिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स।
तो कुछ पैसा शेयर्स के फॉर्म में आ गया कंपनी से, और कुछ पैसा एज अ फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट की कुछ उधारी है जो सोलोमन एंड कंपनी ओन करती है सेलोमन को। यहाँ तक क्या आप बात समझी? अब ये चीज तो नॉर्मली चलती, बट जैसे ही कंपनी बंद होने पे आई तो कंपनी के दो क्रेडिटर्स खड़े हो गए। एक जो बाहर के लोग थे, दूसरा सोलोमन खुद, जिसको कंपनी को कुछ पैसा देना था। तो कंपनी को अब दो लोगों को पैसा देना था, एक बाहर के क्रेडिटर्स को और सोलोमन को। तो ये केस ऐसा हुआ कि कंपनी के पास जो पैसा था वो ये बाहर वाले क्रेडिटर्स को ही पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो अब इस केस में ये लोग, क्योंकि कंपनी अलग है, सोलोमन अलग है, ये हम समझते हैं। तो ये जो क्रेडिटर्स है, ये लोग गए सबसे पहले कोर्ट के पास। उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए सोलोमन एंड कंपनी से, और ये पैसा जो है कंपनी के पास सफिशिएंट नहीं है। तो कंपनी के पास जितना भी पैसा है आप पूरा उठा के हमें दे दीजिए, और ये हम अपने आपस में प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे। ये जजमेंट था क्रेडिटर्स का। और इनका पीछे इनका लॉजिक ये था कि भैया ये जो सोलोमन एंड कंपनी है ना, इसके वर्चुअली सारे शेयर्स तो सोलोमन ने ही ओन करके रखे हैं, इसलिए सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, और एक पर्सन खुद ही पे उधारी तो चढ़ा नहीं सकता, इसलिए सोलोमन को इस पैसे में कोई हिस्सा ना दिया जाए। जब ये मैटर कोर्ट में गया और इस पे और डिस्कशंस हुए, तो वहां पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, या कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी अलग है, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो अलग है, उसके एसेट्स अलग है, उसकी लाइबिलिटीज अलग है, और उसके मेंबर्स अलग है, मेंबर्स की एसेट्स लाइबिलिटीज अलग है। तो जो कंपनी की उधारी है वो सोलोमन की उधारी नहीं है। तो इस केस में ये जो पैसा आया था ये बराबर में बंटा in respect of their respective proportions between the creditors and Solomon। तो ये थी बेसिक कहानी अबाउट सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, कंपनी अपने खुद के एसेट्स ओन कर सकती है, कंपनी की अपनी खुद की उधारी हो सकती है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब इसके बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी होता क्या है, कि जैसे मैं एक अलग पर्सन हूँ, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, वो अलग पर्सन है। तो अब जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो मुझे कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। उस टाइम पे मैं कंपनी के लिए लायबल हो जाता हूँ। कैसे? दो तरीके से। आई एम लाइबल फॉर द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स, कि मैंने जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हैं और उस शेयर का जो मैंने पैसा नहीं दिया है। मान लीजिए मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसके मैंने 1 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब किया, और कि मैं ये 1 लाख शेयर्स कंपनी से लूंगा। अब इसमें से जो है 1 लाख रुपए के वर्थ के शेयर्स हैं जिनके लिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ कंपनी के पास, और इसमें से मैंने 80,000 रुपए कंपनी को दे दिया। तो जो बचा हुआ 20,000 रुपए जो मैंने कंपनी को नहीं दिया है, उसके लिए मैं लायबल रहूंगा कंपनी को, कि वो जो बचा हुआ 20,000 है वो मुझे कंपनी को देना है। और दूसरी चीज, दी अमाउंट ऑफ गारंटी, कि या तो ये भी हो सकता है कि मैं कंपनी को गारंटी दे दूं कि भैया इन फ्यूचर मैं कंपनी को इतना सर्टेन सम ऑफ मनी गारंटी देता हूँ कि मैं दूंगा। तो क्योंकि मैंने गारंटी दी है, मैंने कहा है, मैंने ये लाइबिलिटी सेल्फ इम्पोज की है खुद पे, तो उस लाइबिलिटी के लिए मैं कंपनी पे जिम्मेदार रहता हूँ कि उतना पैसा मुझे कंपनी को देना है। अब ये कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? बिजनेस। अब मान लीजिए आगे चल के कंपनी बंद हो जाए, तो जो कंपनी बंद होती है उसके लिए हम दो फैंसी से शब्द यूज करते हैं, लिक्विडेशन एंड वाइंड अप। तो जब कंपनी बंद हो जाए, या वो लिक्विडेशन प्रोसीजर में चले जाए, वाइंड अप में चले जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी हो सकता है कि कंपनी ने जब बिजनेस किया उस टाइम पे उसके कुछ क्रेडिटर्स हो। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको कंपनी को पैसा देना था, तो इन लोगों को पैसा मिलेगा किससे? कंपनी से। तो ये लोग क्लेम किससे कर सकते हैं अपना पैसा? कंपनी के अगेंस्ट। क्या ये लोग डायरेक्ट जा सकते हैं मेंबर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास, कि भैया ये कंपनी तो तुम्हारी ही है, तो लाओ तुम हमारी उधारी रिकवर करके दो? तो द आंसर इज नहीं। क्यों? वाई कैन नॉट दे क्लेम अगेंस्ट सच शेयर होल्डर्स और मेंबर्स? द सिंपलर रीजन इज बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, की कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग, दोनों की लाइबिलिटीज अलग अलग। और ये जो शेयर होल्डर है इसकी लाइबिलिटी, या ये जो मेंबर है इसकी लाइबिलिटी भी रहेगी लिमिटेड। लिमिटेड टू द एक्सटेंट व्हाट? टू द अमाउंट ऑफ
अनपेड जो पे नहीं किया गया है, अमाउंट ऑफ अनपेड दैट इज ऑन शेयर्स एंड द अमाउंट दैट इज अनपेड ऑन गारंटी। अब ये जो चीज है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये चीज हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट जो हमें मिल रहा है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। तो अगर आप यहाँ वाली इमेज देखें तो ये जो है, ये है सिंपल इमेज जो दिखाती है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, दैट इज अ पर्सन हु इज बोर्न विल डाई एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल कम, दे विल लिव देयर लाइफ एंड दे विल डाई। बट क्या आपने कभी सुना है कि कंपनी मरती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लुक एट a person's life, the max a person can live is 100 year, 110 years हेल्दी। उसके अलावा आप कंपनीज को देखिए तो आपको कई कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनीज है, 200 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। इवन मैटर ऑफ फैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल फंक्शनिंग एज ऑफ डेट। तो वो तो कितनी पुरानी कंपनी होगी कि वो किस तो एक्ट में बनी होगी और अभी तक के चल रही है। तो ये चीज कैसे होती है? ये चीज होती है थ्रू परपेचुअल सक्सेशन। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये समझा कि मैं हूँ इन्वेस्टर, मैंने जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी को पैसा दिया, उसके अगेंस्ट मुझे ओनरशिप राइट मिले। ये ओनरशिप राइट मैं कैसे नोट करता हूँ? इन दी टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो जैसे ही मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मुझे कंपनी के शेयर्स मिल गए। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर राहुल है, उन्होंने एक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया, उन्हें शेयर्स मिल गए, तो ही बिकेम अ शेयर होल्डर। फिर उन्होंने ये शेयर्स जो है आगे बेच दिए टू मिस्टर मोदी। नाउ मिस्टर मोदी बिकम्स द ओनर, ही बिकम्स द शेयर होल्डर। अब उन्होंने ये शेयर्स और आगे बेच दिए टू मिस्टर शाह। इन दिस केस द मिस्टर शाह becomes the owner of the company or the shareholder of the company। फिर मिस्टर शाह ने ये शेयर्स और आगे बेच दिए तो मिस्टर अरविंद। इन दिस केस मिस्टर अरविंद becomes the शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं अपना शेयर आगे किसी और को बेच सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ओनरशिप राइट्स उस शेयर के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कि शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे मूव होता है, के कारण कंपनी के ओनर्स की डेथ हो सकती है, लेकिन या कंपनी के ओनर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसके एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। वही चीज यहाँ पे दी गई है। तो ये जो कंपनी का शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस है, जहाँ पे शेयर्स विलिंगली बेचे जा रहे हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कि जहां पे मैं शेयर्स दे रहा हूं किसी को इन एन एग्रीमेंट टू सेल, उसे मैं क्या कहूंगा? दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं दैट इज कि क्या हो कि मेरे पास शेयर बेचने का टाइम ही नहीं मिला। कि एक थे मिस्टर ग्रैंडफादर, अब इनकी हो जाती है डेथ। तो इस केस में क्या होगा? लॉजिकली जो ग्रैंडफादर है उनके शेयर्स मिल जाएंगे उनके सन को, दैट इज मिस्टर फादर, या जो उनका लीगल हेयर होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इन्होंने क्या अपने बेटे को शेयर्स बेचे? नहीं, ये शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इस केस में जो शेयर ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ना कि किसी फील्ड लीड के कारण। फिर जो मिस्टर फादर है, जब इनकी डेथ होगी तो उनके सन को ये शेयर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली जब उनके सन की डेथ, इस मिस्टर सन की डेथ होगी तो उनके ग्रैंड सन को ये शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है, नॉट ड्यू टू एन एग्रीमेंट टू सेल बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, की लॉ की वजह से, कि किसी पर्सन की डेथ की वजह से उसके शेयर्स या उसके एसेट्स का राइट ट्रांसफर हो जाता है उसके लीगल हेयर्स के पास। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जहाँ पे शेयर ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसे हम नाम देते हैं एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का। कि जहाँ पे शेयर्स आपने विलिंगली बेच दिए वो हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर हो गए या ट्रांसमिट हो गए, या एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, जैसे वो शेयर्स फ्लो हुए हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसे हम क्या नाम देते हैं? शेयर्स ट्रांसमिशन का। अब यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हो अगर ये जो शेयर
जिस ग्रैंडसन को मिले हैं वो माइनर है, मीन्स ही हैज नॉट येट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो क्या वो शेयर होल्डर बन सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा आने वाली फ्यूचर वीडियोस पे। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसीलिए हमने ये समझा कि द शेयर होल्डर्स में कम एंड गो, कि शेयर होल्डर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कंपनी के ओनर्स बदल सकते हैं, बट द कंपनी कंटिन्यूज ऑन। दैट इज कि कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, क्योंकि शेयर होल्डर के आने जाने से, शेयर होल्डर के चेंज होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। वही चीज अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, तो जब तक सोल प्रोप्राइटर है तब तक उसका बिजनेस चलता है। द डे अ सोल प्रोप्राइटर डाइज, his business stops with him. But that is not the case in case of a company। कि कंपनी में का अगर कोई ओनर है, उसकी डेथ हो रही है या वो शेयर्स बेच दे रहा है, तो कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी कंटिन्यू रहेगी अपने ऑपरेशंस में। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि कंपनी में जो ओनरशिप राइट है उसे डिनोट किया जाता है शेयर्स से, और ये शेयर्स फ्रीली फ्लो हो सकते हैं, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो शेयर्स बेच सकता है। दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। कंपनी या तो पब्लिक कंपनी हो सकती है। अब ये जो एक पब्लिक कंपनी है, इसका बेसिस ये है कि इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप एट टू पब्लिक एट लार्ज, कि आप लोगों के पास जा सकते हैं, उन्हें कंपनी कह सकती है मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो या मेरी सिक्योरिटीज में पैसा डालो। जो अक्सर आपने देखा होगा आईपीओ के केस में, कि जहाँ पे कंपनीज अपना आईपीओ लाती है और पब्लिक के पास ओपन रहता है एक ऑफर कि वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके और उस कंपनी के शेयर और सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सके। दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के केस में आप पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स नहीं दे सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। फिर आप शेयर किसको दोगे? आप शेयर देते हो सिलेक्टेड पर्सनल को, कि आप ये नहीं कहोगे कि मैं हर किसी को शेयर्स देना चाहता हूँ। आप डिफाइन करते हो कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को या मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही शेयर देना चाहता हूँ। तो वो जब आप शेयर्स दे रहे हो, तो ये शेयर्स आप वन ऑन वन बेसिस पे दे रहे हो, आप प्राइवेटली दे रहे हो, इसलिए हम इसे नाम देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट का। कि जहाँ पे शेयर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही दे रहा है, और ये दोनों पर्सन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, ना कि ये एक पर्सन इन जनरल पब्लिक को दे रहा है। जब आप शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हो, हम उसे पब्लिक ऑफर का नाम देते हैं। जब आप शेयर्स किसी सिलेक्टेड पर्सन को दे रहे हो, हम उसे प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम देते हैं। बट ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद ही क्या शेयर्स आगे और किसी और को बेचे जा सकते हैं? इस कंपनी ने शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में फर्स्ट पर्सन को दिए, उन्होंने आगे किसी और दूसरे मेंबर को भेज दिया, उसने आगे किसी और मेंबर को भेज दिया। क्या ये चीज पॉसिबल है इस रिस्ट्रिक्शन के बाद भी? तो इसका आंसर है हाँ। तो हमने ये देखा कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं या फ्रीली मूव होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई से खरीद सकते हैं, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके शेयर्स आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये पॉइंट ये कहता है कि अब कंपनी है, अब कंपनी में जो पैसा डाल रहे हैं वो लोग हैं मेंबर्स। अब हो सकता है कि ये मेंबर्स थ्रू आउट ज्योग्राफी बिखरे हुए हो, कोई आगरा में हो, कोई पूना में हो, कोई बेंगलोर में हो, कोई गोवा में हो, एंड सो ऑन। तो अब ये जो कंपनी है इसे चलाने वाला तो कोई चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट मेंबर थे, जिन्होंने जो प्रमोटर थे कंपनी के, उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने देखा कि कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो हम मुंबई में रखेंगे। तो जो कंपनी का मेन ऑफिस, या जिसे आप हेड ऑफिस कहते हैं, या जिसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तब आप रजिस्ट्रार को बताते हो कि ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है। इसलिए वो एड्रेस रजिस्ट्रार, कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास नोटेड है, इसलिए हम उसे रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम देते हैं। और आरओसी कौन होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ये है मुंबई में। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं ये अलग अलग लोकेशंस पे है, और इनकी अलग अलग एजुकेशन हो सकती है, अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो मैं कंपनी का ओनर बन गया हूँ।
बट क्या मुझे रिलायंस के डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ मतलब है? नहीं। मुझे तो सिंपल चाहिए कि मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट मुझे मेरा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड मिल जाए या कैपिटल अप्रिसिएशन, कि मैं आज शेयर 10 का खरीद रहा हूँ, कल को 30 का 40 का बिके मार्केट में, तो वो जो मार्केट वैल्यू एडिशन है मैं सिर्फ उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ये जो कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन है ये भी तो चलाना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें मैनेज करने के लिए हम कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। उन्हें हम नाम दे देते हैं मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन्स, वन लेवल बिलो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन के एक लेवल नीचे के लोग हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इसका। और अदर पर्सनल्स जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एमपी ये क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ की कंपनी का जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, उसमें सारी वोटिंग पावर है शेयर होल्डर्स के पास, बट शेयर होल्डर्स डे टू डे ऑपरेशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लाते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में जो सबसे टॉप मोस्ट लोग रहते हैं, जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं कि क्या काम करना है, उन्हें हम बोर्ड का नाम देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। उनके बाद कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है कि डायरेक्टर नहीं है कंपनी में, लेकिन वो बहुत इसेंशियल है कंपनी के फंक्शनिंग के लिए, कि उनके बिना कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे लोगों को हम नाम देते हैं केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन्स का। अब एक बेसिक चीज समझिए कि ये जो मेंबर्स हैं, इन्होंने लगाया है कंपनी में पैसा, तो इस कंपनी का सारा रिस्क कि अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो इनका ये पैसा डूब जाए, ये भी इनका है। इसलिए इनका रिवॉर्ड, ये जो कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट ला रही है, उस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी इनकी है। वहीं पे ये जो पैसा है, ये पैसा कौन यूज कर रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसके लिए यूज कर रहा है? कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के लिए, डे टू डे बिजनेस करने के लिए। तो उससे जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का हिस्सा किसको जाएगा? मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को। उसे हम क्या नाम दे देते हैं? डिविडेंड का। बट ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को कुछ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। वो डिसीजंस कौन ले सकता है? तो कुछ डिसीजंस है जो माइनर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, या ऑपरेशंस में कॉस्ट सेविंग कैसे हो, वो सारी तो बोर्ड ले सकता है। बट जो हायर लेवल है या जो मेजर डिसीजंस है, जिससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे असर पड़ता है, ऐसे जो मेजर डिसीजंस है, उनकी जो पावर्स है वो दी गई है टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या कह लीजिए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इन टर्म्स ऑफ देयर वोटिंग पावर, कि जितने मेरे पास शेयर है उसका प्रोपोर्शनेट वोटिंग पावर मेरे पास होगा, हेंस आई कैन डिटरमाइन कि मुझे कौन सा डिसीजन कंपनी में पास करना है थ्रू वोटिंग। अब कंपनी में वोटिंग कैसे होती है, वो सारी प्रोसीजर भी हम इस सीरीज में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो हमने सीखा कि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही, कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, एट द सेम टाइम उसमें सेपरेशन ऑफ मेंबर्स के साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट भी है, कि कंपनी अलग और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी अलग हो सकता है। एंड मेंबर्स, रिमेंबर कि जो मेंबर्स है दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड द मैनेजमेंट is not the owner of the company. It is simply there to ensure smooth operations of the company. उसके बाद हम देखते हैं कि भैया आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। बट क्या ये नेचुरल पर्सन है जिसका जन्म हुआ है, या जो मरेगा? नहीं, ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो ऑन पेपर बना है, विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द पावर ऑफ लॉ। तो इसीलिए हम कंपनी को नाम देते हैं एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम जानते हैं कि कोई पर्सन है या सेपरेट पर्सन है, और मैंने आपको कुछ वादा किया, आप कहेंगे कि कल को मैं मुकर जाऊं, तो आप कहें कि मुझे लिख के दो, मुझे साइन करके दो, तो दैट साइन बिकम्स अ वे ऑफ वैलिडेटिंग वट एवर यू हैव सेड। तो वैसे ही कंपनी है, कंपनी अलग अलग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेगी, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए कंपनी को साइन करना पड़ेगा। तो उस केस में जो कंपनी की साइन रहती है, उसे हम नाम देते हैं ऑफ कॉमन सील। अब ये जो कॉमन सील है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एक डिवाइस जिसमें
2 क्लिप्स रहते हैं, इनके बीच में जो है आप पेपर को रखते हो और प्रेस करते हो। तो जब आप प्रेस करते हो तो जो पेपर है उस पे इम्प्रेशंस आ जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी बचपन में किया हो, सिक्का रखा हो, उसके ऊपर एक पेपर रखा हो और उसके ऊपर पेंसिल या पेन से थोड़ा घिसा हो, तो जो भी ड्राइंग या स्केचिंग सिक्के पे होती थी वो उभर के पेपर पे आ जाती थी। सिमिलरली वैसे ही वो चीज़ें एम्बॉस हो जाती है पेपर में। तो जो कॉमन कंपनी की ऑफिशियल साइन या सील है वो एम्बॉस हो जाती है थ्रू दिस मशीन ऑन अ पेपर दैट इज नोन एज कॉमन सील। तो अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज़ वेल एज़ इट हैज़ कॉमन सील। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो कॉमन सील है ये लगाएगा तो अल्टीमेटली एक पर्सन ही है। अब पेपर तो अपने आप आके अटैच नहीं होगा मशीन में। तो क्या हर कंपनी को एक कॉमन सील मेंटेन करना ज़रूरी है या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है कि कोई नेचुरल पर्सन भी कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकता है क्या? तो इस सवाल का अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको नहीं पता है तो हमारी फ्यूचर वीडियोज़ के लिए नोटिफ़िकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको वो पता चल सके। अब हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने देखा कि कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन व्हिच मीन्स दैट मेंबर may come and members may go but company goes on forever. Company has limited liability to the extent of a shareholder liability is limited to the extent of shares held by him, that is the unpaid amount, or the unpaid amount of guarantee undertaken by him. Company is also an artificial person. At the same time, it is a separate legal entity. अब हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ लिया कि कंपनी अलग है। कंपनी अलग है यानी कंपनी की अपना खुद का नाम है, अपनी खुद की पहचान है। तो ये जो अलग कंपनी है जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर सकती है? जी हाँ, ये अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। दूसरा, ये जो कंपनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी डिस्प्यूट हो जाए या नॉन फुलफिलमेंट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो, तो उस केस पे क्या कोई कोर्ट केस हो सकता है? और अगर वो केस होता है, तो वो उस केस में कंपनी का नाम लिया जा सकता है या नहीं? तो उसका आंसर है जी हाँ, ये किया जा सकता है। हेंस कंपनी कैन सू यानी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट के लिए खुद होके केस कर सकती है एंड कैन बी सूड कि कंपनी पे कोई केस कर सकता है। दैट इज व्हाट हैज़ बीन गिवन हियर कि कंपनी की खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं सिंस इट्स अ सेपरेट एंटिटी, हेंस इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम। अब हम एक निमोनिक से याद करते हैं कि हमने कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी कंपनी की एंड द निमोनिक इज प्लास्टिक। पी से इज परपेचुअल सक्सेशन, एल से है लिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, तो ओनरशिप चेंज हो रही है लेकिन उससे कंपनी को असर नहीं पड़ रहा है। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी की शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रह सकती है कंपनी में। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन की कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है जो फोर्स ऑफ लॉ से बनाई गई है, हेंस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सिंस इट इज नॉट बॉर्न। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी अलग है, वो खुद के नाम पे एसेट्स ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इट कैन सू एंड बी सूड इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। उसके बाद है एस से है सेपरेट मैनेजमेंट। तो सेपरेट मैनेजमेंट ये कहता है कि ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हमने देखा कि शेयर्स फ्रीली खरीदे और बेचे जा सकते हैं किसी कंपनी के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी का खुद का इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है कि कंपनी उसके मेंबर्स से अलग है। नेक्स्ट इसे हम देख रहे हैं कॉमन सील कि कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर को हम नाम देते हैं कॉमन सील, और साथ ही साथ कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड कि कंपनी सू कर सकती है, कंपनी जो है वो कोर्ट केस कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकते हैं इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। तो फटाफट रिवाइज करते हैं हमारे पॉइंट्स कि पी से है परपेचुअल सक्सेशन, एल से है लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद हम देखते हैं एस से हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं कौन कौन से, सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप का। उसके बाद हम देते हैं टी से है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आई से है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, और फाइनली सी से हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम और कॉमन सील। तो ये इस निमोनिक से आपको ये याद रहेगा। अब जाते-जाते इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि
हमने ये तो देखा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्लस मेंबर्स की लाइबिलिटी भी कंपनी बनाने में लिमिट हो जाती है। तो क्या हो अगर एक मिस्टर 420 है, वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे, कंपनी का वो नाम रखे शानदार लिमिटेड। अब कंपनी अलग हो गई, मिस्टर 420 अलग हो गए, शानदार लिमिटेड अलग हो गए। अब इनकी जो कंपनी पे लाइबिलिटी है, तो इन्होंने कहा कि मैं कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करता हूँ, मैं कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल रखता हूँ 1 लाख रुपए। तो मैंने कंपनी को लायबल किस अमाउंट के लिए हूँ? 1 लाख के लिए। मिस्टर 420 कंपनी को लायबल है फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और द शेयर सब्सक्राइब बाय हिम विच इज अनपेड। तो इन्होंने 1 लाख के शेयर्स ले लिए। अब इस कंपनी ने डे टू डे ऑपरेशंस किए, इसने कुछ पैसा उधार पे लिया दूसरे लोगों से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुई, और ये सब करके इसने मान लीजिए वैल्यू ऑफ 50 लैक्स का मनीज वर्थ मार्केट से उठा लिया। तो इस केस में अगर ये जो कंपनी है आगे जाके डिफॉल्ट कर दे, तो ये जो कंपनी के लेनदार है, कैन दिस पर्सन सू मिस्टर 420? तो इस केस में मिस्टर 420 तो कहेंगे अरे मैं अलग, कंपनी अलग। डिफॉल्ट किसने किया है? कंपनी ने। जाके पकड़ो किसको? कंपनी को। तो फ्रॉड्यूलेंट कौन हुई? कंपनी। बट आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इस तरीके से हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उस सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाया जा सकता है फॉर डिसीविंग पीपल। कि जहाँ पे अगर कल को हम इनसे रिकवर करने जाए मिस्टर 420 को, तो वो कहेंगे भैया आई एम ओनली लायबल टिल द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज, बट कंपनी की उधारी है 50 लाख रुपए, तो आप मुझे सू नहीं कर सकते। तो इस केस में ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या हो, वो चीज हम समझते हैं इन अ टॉपिक दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, जो हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियो का टॉपिक है। तो आने वाली फ्यूचर वीडियो में हम समझेंगे यहाँ से आगे कि क्या हो जब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम हटा दे और हम पर्दा उठा के देखें कि कंपनी को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी पे अल्टीमेट ओनरशिप या मैनेजमेंट या कंपनी किसके डायरेक्शंस पे काम कर रही है, वो पर्सन कौन है, वो पर्सन जिसकी लाइबिलिटी या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे केसेस में। तो कौन कौन से केसेस हैं जब हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्कार्ड करते हैं और इस कॉर्पोरेट वेल को, कि ये जो कॉर्पोरेट होने का पर्दा है उसे उठा के देखते हैं कि हु इज द अल्टीमेट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंपनी। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस जो आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि सलोमन एंड सलोमन कंपनी का केस लॉ जो हमने डिस्कस किया, और बहुत से केस लॉस। और हम ये भी डिस्कस करेंगे उसमें कि किस तरीके से कंपनी को यूज किया जा सकता है एज अ लीगल लूप होल टू अवॉइड वेरियस लेजिस्लेशंस, जो हम आने वाली फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे तो हमने देखा था कि कंपनी का कोई क्रेडिटर है, कंपनी है, कंपनी का कोई क्रेडिटर है, वो कंपनी के मैंने मेंबर्स को सू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। वो केसेस कौन से होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे विथ सर्टेन केस लॉस। और जाते वक्त एक आखिरी छोटा सा सवाल जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि क्या कंपनी के जो मेंबर्स है, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, क्या ये दोनों ही लोग हमेशा एक होते हैं या ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन रखें, ताकि आप हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको इन स्लाइड्स की या आप इस निमोनिक का स्क्रीनशॉट या आप चाहते हैं ये पीपीटी आपके पास हो, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एज वी से the best is yet to come, so for more such informative videos do subscribe to this channel on YouTube, that is Learn with Yash Ji. Thank you. Till next time.